गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल जो पढ़ाया था आपने देखे घर पे कुछ? हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल जो पढ़ाया था पढ़े आपने? कोई डाउट आया? सच बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, ऐसा कोई है जो कल नहीं था और आज है? अच्छा आप हो, ठीक है। तो मैं एक बार कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते बेटा 5 मिनट, फिर अपन आगे का बढ़ेंगे, ठीक है। जो बेटा कल नहीं आए थे आपने क्या करना कि रिकॉर्डिंग है कल की, आई थिंक वो यूट्यूब पे भी अपलोड की उनने, तो आप वहां पे देख लेना उसको एक बार। तो भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता कल का, ओके। ओके, नाउ लिसन बेटा, फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा बेटा, मेरे को सबसे ज्यादा आपको नहीं बोल रहा ऐसा है पॉइंट आउट करके, नॉर्मली कह रहा बेटा कि जो मतलब रेगुलर रहो तो यू विल गो विद द फ्लो, ठीक है। मगर थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो हो सकता है कि बाकी लोग बहुत स्मूथली चलेंगे, आपको थोड़ा सा तकलीफ जाए, लेकिन एक बार आप फर्स्ट लेक्चर देखना फिर इश्यू नहीं जाएगा, ओके। क्या देखे थे हम लोगों ने कि एक हमारा बिजनेसमैन है, उसका किस चीज का बिजनेस था बेटा? गारमेंट्स का बिजनेस था, ठीक है। ये हमारा इंश्योरेंस एजेंट था, वो उसको बोलता है आप बड़ा ही सेंसिटिव बिजनेस करते हो, मतलब कभी आग लग गई, कुछ लग गई स्टॉक में अगर आपके, तो वो तो सारा का सारा जल जाएगा। तो वो उसको कहता है कि बेहतर है आप उस चीज का क्या निकाल लो बेटा? इंश्योरेंस निकाल लो, ठीक है। अब वो इंश्योरेंस निकालने के लिए कहता है, तो इसका मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट क्या कवर करती है? इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करती है। अगर स्टॉक जल गया तो उसका नुकसान का भरपाई कौन करके देगा? इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ये फ्री में तो रिस्क कवर नहीं करेंगे बेटा, उसके बदले में क्या लेते? प्रीमियम लेते। तो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हम लोगों का? नाम क्या है इस चैप्टर का? इंश्योरेंस क्लेम। मतलब अगर नुकसान हो गया तो वो कितना अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने का है। सबको समझ में आया क्या बोला बेटा मैंने? तो अब इंश्योरेंस तो बहुत तरह के निकलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, तो क्या सारे इंश्योरेंस हमको पढ़ना है क्या यहाँ पे? नहीं। आपकी सिलेबस में सिर्फ 2 तरह के इंश्योरेंस है, जिसका नुकसान होने पे कितना नुकसान हुआ कैलकुलेट करना हमको सीखना है। कौन से 2 इंश्योरेंस है बेटा? लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब जो हमारे दुकान में गोडाउन में स्टॉक रहता है उसका नुकसान हुआ तो वो सीखना है कैसे कैलकुलेट करना है, और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा बहुत ही अलग तरीके का कंसेप्ट इसका, इसको आने को समय है, 3-4 दिन बाद शुरू होगा ये। अभी हम कहां पे बेटा? लॉस ऑफ स्टॉक। और मैं पहले ही कह रहा हूं, इस चैप्टर में कोई हमको जर्नल एंट्री नहीं पास करना है कि सर स्टॉक की लॉस की एंट्री पास करो, वो अपने 11-12 में करे भी होंगे लॉस की। इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है कि हमारा जो स्टॉक हुआ उसका नुकसान कितना हो, वो हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है बेटा? क्लेम करना है। वो हमको इस चैप्टर में सीखने का है, ओके। अब हमने देखिए सर लॉस ऑफ स्टॉक क्या है? बड़ी सिंपल चीज है सर, कि हमको ये पता लगाना है कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में स्टॉक कितना था। तो अब मैं कहता हूं बेटा यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे इसने पॉलिसी ले लिया, ठीक है सर, 50 लाख की पॉलिसी निकाले, मतलब 50 लाख का स्टॉक जो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी पे रखा हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी के। मतलब 50 लाख रुपए तक के का जो भी स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है वो अगर जलता है तो हम किससे लेंगे बेटा? इंश्योरेंस कंपनी से। और 50 लाख हाइपोथेटिकल फिगर लिया था समझाने, ठीक है। अब डेट ऑफ फायर हुई बेटा 30 जून 2020 को। ये शॉप वाला चिल्लाता दुकान में आग लगी आग लगी, भाई ये फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और वो आग को क्या करते बेटा? बुझाते। अब समझेंगे इस चीज को, तो ये हमने उसको बुलाए, इंश्योरेंस कंपनी वाला आया और इंश्योरेंस कंपनी वाले को बोले कि हमने आग लग गई। तो उसने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा क्या थी डेट ऑफ फायर? हमने बोले डेट ऑफ फायर थी 30 जून। फिर वो हमसे पूछता है कि बताओ स्टॉक रिकॉर्ड बताओ। तो हमने बोले रे हमने तो पॉलिसी 50 लाख की निकाले, आपको स्टॉक रिकॉर्ड क्यों चाहिए? वो बोलता है नहीं, आप बस स्टॉक रिकॉर्ड लेकर आओ, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। फिर हमने लेकर आए स्टॉक रिकॉर्ड, वहां से पता चला कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था बेटा? 10 लाख रुपए। मगर आप बताइए हमको, ये फायर ब्रिगेड वाले आए, इन्होंने ये आग बुझाए, तो कुछ गुड्स क्या हो गए? बच गए। तो क्या जो गुड्स बच गए वो भी नुकसान है क्या? नहीं, वो तो जले नहीं, तो वो 2 लाख के गुड्स बच गए। तो 10 में से 2 के बच गए, तो बेटा जले कितने? 8 लाख। तो हमारा नुकसान कितना हुआ? 8। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 8 लाख मानना चाहिए कि 50 लाख की पॉलिसी निकाला 8 लाख? क्योंकि जो नुकसान हो वो उनसे मांगेंगे, ठीक है। अब फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे आई थिंक इसके बाद। हाँ, अब एग्जांपल यू नो कि ये 100 लाख की पॉलिसी थी, स्टॉक कितना था बेटा? आग लगी तो 80 लाख।
और सैल्वेज गुड्स बोलते जो गुड्स बच गए, कितना बेटा 10। तो 80 में से 10 बच गया तो नुकसान कितना हुआ 70। पॉलिसी कितने की थी 100, नुकसान लेकिन 70 का, तो कितना मांगे हम 70। ओके, सेकेंड एग्जांपल आपको बताए थे 100 की पॉलिसी थी बेटा, 200 का क्या था स्टॉक था, सैल्वेज कितने का हुआ 20। तो 200 में से 20 का बचा, कितने का चला 180। लेकिन क्या 180 लाख हमको इंश्योरेंस कंपनी से मांग सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसी कितने की थी 100। अब कुछ बच्चे बोलते सर सही बात है, इसका मतलब क्या होता है, आपने कल में बहुत बात की है इस पे, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो 200 का स्टॉक था, उस 200 के स्टॉक में से 100 का स्टॉक किसके भरोसे था, इंश्योरेंस कंपनी। 100 बचा हुआ 100 किसके भरोसे था, हमारे। ठीक है, मतलब हमने पूरे के पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं निकाले। उसके रीजन भी बताया था आपको बेटा, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है आपको, तो लोग उतना फिर नहीं निकालते, बोलते कुछ रिस्क हम बेयर कर लेंगे। तो 100 का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, 100 का स्टॉक हमारे भरोसे। मांग लगी 200 का स्टॉक था, 20 का बचा, 180 का नुकसान। तो कुछ बच्चे बोलते सर 180 का है ना, तो 100 इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, 80 हम बेयर कर लेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है? वो कहती है कि 200 का स्टॉक था, 100 का इंश्योरेंस निकाले, मतलब आपने 50% का इंश्योरेंस निकाले ना बेटा। 200 का स्टॉक था, इंश्योरेंस कितने का निकाले 100 का, इसका मतलब कितना इंश्योरेंस निकाले बेटा 50% का ही हमने इंश्योरेंस निकाले। जब हमने 50% का ही इंश्योरेंस निकाले तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है फिर लॉस का भी हम कितने परसेंट देंगे 50%। समझो इस चीज को, यहाँ पे 200 का स्टॉक था, 100 का इंश्योरेंस निकाले, तो उसको अगर सिर्फ इतने पार्ट को मैं बोलूं तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ व्हाट बेटा स्टॉक। जो स्टॉक था उसका कितने प्रतिशत आपने इंश्योरेंस निकाले, 200 में से 100 का निकाले, मतलब कितने परसेंट निकाले बेटा 50%। तो वो बोलती कि इसका भी कितना, फिर लॉस का भी कितना देंगे वो 50। तो दिस इज व्हाट बेटा लॉस। तो यहां पे कितना देंगे वो 90। इन अदर वर्ड्स ये जो सैल्वेज है ना, सैल्वेज है, उसको भी वो कहती है, वो ही आंसर आएगा आपका बेटा 90। उसको भी वो कहती है कि भाई जब 50-50% अपना है, 50% इंश्योर्ड है, 50% अनइंश्योर्ड है, तो सैल्वेज भी 50-50% में बंटना चाहिए। तो इसको 90 को अदर और अलग तरीके से कैलकुलेट करता हूं। 100 था अपना, इंश्योरेंस निकाले, इसका 50% कितना होगा बेटा 10। 100 माइनस 10 90। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? अच्छा, पिछले वाले एग्जाम्पल में क्यों नहीं आया था ये बच्चों? क्योंकि उसमें स्टॉक कम था पॉलिसी से, तो पूरा का पूरा किसके भरोसे था, इंश्योरेंस कंपनी के। समझ में आई चीज बेटा? तो एवरेज क्लॉज कब लगता है, व्हेन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। ओके, और इंश्योर्ड वैल्यू। थर्ड भी वैसे ही है सेकंड जैसा। अब दिक्कत ये मैंने आपको फिर ये बना के दिखाया था बेटा कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज लेस देन पॉलिसी अमाउंट, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज नहीं लगता। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैलवेज विल बी द लॉस ऑफ स्टॉक। If stock on the date of fire is more than the policy amount, then it is stock on the date of fire minus salvage loss of stock. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एवरेज क्लॉज लगता है, बिकॉज स्टॉक पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, फिर हमने देखे तो यू नो दैट पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस। ओके, अब उसके बाद बेटा आगे, अब दिक्कत ये ना कि हमें ये लगता है कि सर बड़ा ही आसान चैप्टर था अभी तक के जो मैंने बात किया कि सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज कर दो, फिर देख लें एवरेज क्लॉज लगता है तो लगाओ, नहीं लगता है तो मत लगाओ। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या आपको इतने आसानी से सॉरी इंस्टीट्यूट क्या आपको इतने आसानी से स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्वेश्चन दे देंगी क्या? नहीं देने वाली हो, कभी नहीं देने वाली हो आप, हमको निकालना पड़ेगा। अब हमने सोचे कैसे निकाल सकते स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो मैं सोचने लगा और मैंने सोचा कि सबसे पहली बात बेटा यहाँ पे कि सर क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हम, तो हमने सोचा सर आग लग गई वो तो स्टॉक जल गया, फिजिकली कैसे वेरीफाई करूं। फिर मैं सोचने लगा सर क्या स्टॉक रिकॉर्ड से कर सकते क्या? नहीं, जनरली स्टॉक रिकॉर्ड स्टोर में ही रखे होते हैं और वो भी जल गए अगर, तो वहां से और इंस्टीट्यूट यही बोलेंगे कि जल गए, क्योंकि फिर तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं ना बेटा, तो ये भी आपको नहीं देख सकते। फिर कहां से फाइंड आउट करूं? तो फिर एक तरीका होता है बेटा, आपने हमेशा 11-12 फाउंडेशन पे ट्रेडिंग अकाउंट सबने बनाए बेटा, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे कि हमारा साल शुरू हुआ 1/4/2020 को, साल खत्म हुआ 30 जून 2020 को, सॉरी साल नहीं खत्म हुआ, आग लगी 30 जून 2020 को।
तो क्यों ना मैं ऐसे करूं, इतने पीरियड का, साल शुरू से लेके आग लगने की डेट तक के बेटा, इतने पीरियड का मैं क्या बना लू, ट्रेडिंग अकाउंट। पूरे साल का नहीं बोल, इतने पीरियड का बोल रहा हूं बेटा। तो यहां का ओपनिंग स्टॉक आएगा, यस सर नो, इधर के बेटा परचेज सेल और दूसरा जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम वो होगा, और यहां पे जो स्टॉक रहेगा दैट विल बी व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो। लेकिन सर हमने सोचे कि हाँ सर ओपनिंग स्टॉक लिखे, परचेज लिखे, सेल्स लिखे, कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर कभी कोई गुड्स लेके जाता है तो वो ड्राइंग्स है, कुछ सैंपल के लिए बढ़ते तो गुड्स कम होता है, और हमने सोचे सर ये फिर क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम आपने जब भी ट्रेडिंग अकाउंट आज तक बनाए तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक देता था, और एक ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी फिगर आती थी बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, कोई एक चीज मिसिंग रही वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा, तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता है बेटा, और क्या नहीं पता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया तो क्लोजिंग स्टॉक खुद ब खुद क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन आपने ऐसा कभी पढ़े नहीं आज तक के कि ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिखे और फिर स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आए। आपने हमेशा स्टॉक लिखे बेटा पहले, क्लोजिंग स्टॉक, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया है यहां पे। लेकिन थोड़ा सा उल्टा करना है अपने को। अब तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जो सेल्स रहता है उस पर कितने प्रतिशत वो लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है वो बेटा, और पिछले साल का दिया था कि लास्ट ईयर इतना था, तो सर लास्ट ईयर का दिया, ये इस साल का दिया, तो क्या हम ये पिछले साल का सपोज अगर हमने कैलकुलेट करें, कभी कभी डायरेक्टली दे देता है बेटा, कभी कभी नहीं देता है, तो वो क्या करता है, हमको कल बताया था आपको, पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी देता है बेटा। पिछले साल का नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते अपन, उसमें से क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और उसी रेशियो को इस साल अप्लाई करते। तो क्या ये सही होता है कि बेटा पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को इस साल अप्लाई कर देना, पिछले साल का जीपी रेशियो इस साल के अज्यूम कर रहे, इसको मानने में कोई हरकत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो हम ये जीपी इस पे लगा देंगे सेल्स पे, वो क्या आ जाएगा हमारा, बैलेंसिंग फिगर। बस थोड़ा सा और, अब आपका यहाँ पे जो सेल्स है बेटा, कल थोड़ा सा मैंने बोला था नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम का, कभी कभी होता है कि सेल्स में नॉर्मल जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहता है, कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल जीपी रेशियो पे बिके नहीं है, होता है ना, कोई गुड्स डैमेज है, तो डैमेज जो है नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे हुआ क्या, नहीं हुआ, ये सो ना, कुछ आउटडेटेड आइटम हो जाते हैं, है ना, तो आप वो फिर उसको क्या करते हो, कम रेट पे बेचते, तो नॉर्मल जीपी रेशियो पे बिका नहीं है। तो हमने आपको कल बोले थे बेटा कि ये 1000 का सेल है सपोज, उसमें से 800 ऐसा है जिसपे जीपी रेशियो कितना था, 30%, और 200 ऐसा उसपे कितना है, 20%। तो फर्क है, अगर मैं 1000 का 30% ले लूं तो 300 आता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें 300 ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, 800 पे 30% निकालो कितना आता है, 200 240। अच्छा 200 पे 20% 40 है ना, तो कितना हुआ 280। तो 280 का ग्रॉस प्रॉफिट, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा। तो वी हैव टू बाइफरकेट, अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अदरवाइज सब नॉर्मल है तो सच्ची बात कोई नहीं। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इज, इस तरीके से अपन स्टॉक निकाल लेंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं, सैल्वेज, फिर अपना लॉस आएगा। समझ में आया, कल इतना अपन ने पढ़े थे 1.5 घंटे में, आज 15 मिनट में बताया उतना। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस बेटा। चलिए हमने कल एक क्वेश्चन नंबर कौन सा किए थे, अपना 1। ठीक, क्वेश्चन 1 हो गया था ना। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay. On 1st April 2015, a trader took out a fire policy containing an average clause covering his stock for ₹15 lakh. ये बेटा 15 लाख रुपए क्या चीज है, इंश्योर्ड वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। His practice was to place his selling price at cost plus 33.33, 1/3 मतलब 0.33, ठीक है। अब सुनो बेटा, अच्छे से समझना इस चीज को। यहाँ पे उसने ऐसा बोला क्या, सिर्फ 33.33% ऑन सेल्स बोला क्या उसने, क्या बोला, अच्छे से बोलो, कॉस्ट प्लस 33.33। अब यहीं पे अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने कंसाइनमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, कॉस्ट में आप लोडिंग करते थे शायद वहां पे, है ना, प्रॉफिट, फिर क्या आता था बच्चों, सेल, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं। उसने बोला कॉस्ट प्लस, मतलब कॉस्ट कितना बेटा 100, ये कितना है बच्चों 33.33, तो ये कितना होगा 133.33। अब वो पॉइंट पे है
तो मैं आगे गड़बड़ ना हो, अपना 5-10 रुपए का डिफरेंस आ जाता निकालते। और क्या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं बेटा, 3, 1 और 4? समझे सबको क्या लिखा हो मैंने? फिर से कह रहा हूं सुनो। अच्छा वो समझा आपको 133.33 और 133.33, उतना सबको समझा बेटा? अब उसने क्या बोला, कॉस्ट प्लस 33.33 मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट हुआ ना? हाँ ना, 33.33% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर 100 है तो ये 33.33 है, तो इट इज 1/3 ऑफ व्हाट, कॉस्ट। तो कॉस्ट को हमने कितना लिया बेटा, 3, और फिर प्रॉफिट को कितना लिए, 1, तो सेल्स कितना हुआ, 4। इसमें गड़बड़ नहीं करना, इसमें गड़बड़ करूंगा तो जीपी गलत आएगा, जीपी गलत आएगा तो स्टॉक गलत आएगा, स्टॉक गलत आएगा तो लॉस गलत आएगा, लॉस गलत आएगा तो एवरेज लॉस का क्लेम गलत आएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? सबको समझ में आई चीज बेटा? ओके। On 31st December 2015, a fire broke out at the premises and destroyed his stock. The value of salvage stock was rupees how much बेटा? 6 लाख। तो हमारे पास सैलवेज उसने दिया हमको, कितने का था वो? 6 लाख रुपए का। During the period of 9 months preceding the fire, his purchase amounted to rupees 61 लाख। उस दौरान मतलब वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ। साल कब शुरू हो रहा है बेटा आपका? 1 जनवरी, 1 अप्रैल को बेटा। आंख कब लगी? 31 दिसंबर। तो देखिए ऊपर यहां पे 1 अप्रैल 2015, आंख कब लगी बेटा? 31 दिसंबर 2015। फिर आगे का, तो इस दौरान का हमको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक चाहिए, यहाँ का जानकारी परचेज, सेल्स है ना, ये निकाल के अपने को यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना रहेगा। तो अपने को उसने उस वर्क का क्या दिया है, यहाँ पे उसने हमको उस वर्क का क्या दिया रहा बेटा? परचेज। सेल्स कितना दिया उसने? 84 है। तो हमको परचेज पता है, सेल्स पता है, ठीक है। हिज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज वैल्यूड एट ₹20 लाख। तो हमको उस वक्त का और क्या पता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। सो वी नो ओपनिंग स्टॉक, वी नो परचेज, वी नो सेल्स, ठीक है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम, ये तो आप भी कर सकते, ठीक है। नहीं मैं करूंगा, मगर सबको समझ में आई चीज? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब इसमें बेटा अप्रोच कैसी होना? सबसे पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट व्हाट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जीपी तो बताया उसने कैसे निकालना बेटा अपने को, फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे उसको, ठीक है। चलिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। डन, ड्रॉ किया बेटा सबने। चलिए अब आप वहां पे देखो, अपने को परचेज दिया बेटा उसने, कितना दिया? 60। एक और चीज मैं कह रहा हूं बेटा, आप लोग जब बुक रहेंगी तो बुक में ख्याल रखना बेटा, ये सब जो चीजें मैं लिखता हूं ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे वो लिखा कैलकुलेशन, तो आपकी आदत होना कि जो बुक रहेंगी वो बुक में बराबर आप ये सब चीजें लिखते जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए बताओ बेटा मेरे को परचेज कितना था क्वेश्चन में, अभी मैं यहीं से बताता हूं। परचेज कितना था बेटा हमारा? 61 लाख। सेल्स कितना है? 84। स्टॉक 20, ठीक है। चलो स्टॉक इज 20 लाख
ओके, परचेज $61 लाख, सेल्स 84 लाख। ओके, उसके बाद बेटा ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ड्राइंग से सब नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, ठीक है। अब देखो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चे, अमाउंट वाइज समझते इसको अपन, ये परसेंटेज वाइज मैंने लिखा वहां पे, अमाउंट वाइज समझते बेटा, ठीक है। अब मुझको बताइए ये तीनों फिगर में से अच्छे से समझना बेटा, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स तीनों में से मुझे कौन सी चीज पता है बेटा, सेल्स वाला, तो सेल्स में यहां पे लिखता हूं। आपने ऐसे देखे होंगे कंसाइनमेंट चैप्टर में 84 लाख, मेरे को पता कौन सा लगाना ऊपर में से, प्रॉफिट, प्रॉफिट पता लगाना बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे को एक बात बताइए आप, अगर 84 लाख कितना है बेटा, 4, तो 1 कितना, समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हमने। ओके बेटा चलो लिखो वहां पे 84 लाख अगर 4 है तो 1 कितना, कितना आ रहा है 21 लाख। तो यहां पे हमारा आ जाएगा बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, कितना आ रहा है 18 लाख। टोटल कितनी हो रही, 1,02 लाख। आप सबको 21 लाख समझ में आया बेटा, समझ में आया ना सबको। 84 लाख अगर 4 है तो 1 कितना, ओके चलिए। अब तो बहुत आसान है, अब अपने को क्या निकालना है, लॉस निकालना। लिखेंगे अब आगे आप लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, वो पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब पे समय नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ हेडिंग नहीं किया। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये कहां से है बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1 से, कितना है 18 लाख, लेस सैल्वेज कुछ है क्या 6 लाख, तो ये गिवन 6 लाख। तो हम लोगों का लॉस ऑफ स्टॉक कितना है 12 लाख। ओके 12 लाख है। अब मुझको एक बात बताओ, पॉलिसी अमाउंट कितने की है बेटा, क्वेश्चन में दी हुई है 15 लाख की है। अच्छा मुझे बताओ जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था 18 लाख। तो क्या पूरा का पूरा 18 लाख इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था क्या, नहीं, इसमें से 15 उनके भरोसे था बेटा, बचा हुआ 3 हमारे भरोसे था। समझ में आया क्या बोले आपको। तो अभी परसेंटेज निकल जाएगा, कैलसी लो, टाइप करो 15 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख, कितना आ रहा है 0.83। तो 83% समथिंग किसके भरोसे, इंश्योरेंस कंपनी। तो लॉस का भी उतना ही हो देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 लाख करो बेटा, 10 लाख आ रहा है। समझ में आया आप लोग को बेटा। हाँ, लेकिन वैसा बोलने से नहीं होगा, अभी लिखना पड़ेगा वैसा अपने को नीचे, ठीक है। चलिए लिखो अब आप नीचे, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ब्रैकेट में लिख लेना आपने 18 लाख, मोर देन दी पॉलिसी अमाउंट रुपीस, कितना पॉलिसी 15 लाख है ना। हाँ, देयरफॉर एवरेज क्लॉज will apply, therefore average clause will apply।
ओके ओके, देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। या नीचे लिखेंगे अपन क्लेम, ब्रैकेट में लिख लेना एवरेज क्लॉज की पॉलिसी अमाउंट divided by stock on the date of fire multiply by loss। पॉलिसी अमाउंट कितनी थी बेटा? 15 लाख। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 18 लाख। चलिए, लॉस कितना? 12 लाख। आई थिंक ये कैलकुलेट करके 10 लाख आ रहा था। सबको समझ में आया? पक्का? कोई डाउट ही? कौन से? अच्छा, कोई अटेम्प्ट, ठीक है, डन। आज होमवर्क मिलेगा। कोई एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? नहीं बेटा, कल मैं मतलब नोट्स के शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहा था तो कहना नोट्स के बारे में एक चीज बोलना भूल गया था कि नोट्स में आपको फीचर्स है सब तो बताया कैसे नोट्स है, थ्योरी डिटेल में दी हुई है, क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे बहुत से, और फिर प्रैक्टिस ड्रिल हर चैप्टर के एंड में आपको दी हुई है बेटा। लेकिन अब आपके जब नोट्स आप देखते हो, मतलब आपको शायद आइडिया नहीं होगा, ये आपने फाउंडेशन दिया तो आपको पता होंगे कुछ चीजें। एक होता है हम लोगों का, आपको ये वर्ड से आप फेमिलियर नहीं होंगे, पीएम बोलते थे आईपीसीसी वाले, आप प्रैक्टिस मैनुअल करके, अभी नहीं आती वो, पहले आती थी वो, तो इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस के लिए एक और बुक देती थी, उसको प्रैक्टिस मैनुअल बोलते थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसा थ्योरी सब नहीं रहती थी, क्वेश्चन ही रहते थे, विद सोल्यूशन प्रैक्टिस के लिए रहते थे, ठीक है। प्लस पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते। उसके बाद इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन रहा है, आरटीपी होती है आपकी, आरटीपी बताऊंगा आपको फाउंडेशन से है रिवीजन टेस्ट पेपर, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और लगे तो मैं अदर करता हूं, इक्वल्स टू क्लास की बुक है अपनी। इसके अलावा आपको कोई चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब जहां जाओगे वो क्वेश्चन आपको बुक में मिलने वाला है। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन अभी मेरे को बुक जैसे रहती, तो अभी बेटा मैंने बुक तो लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन डाला, आरटीपी के भी डाला, तो एकदम ही सिमिलर क्वेश्चन वही के वही आते हैं बुक के, 100% वहीं से आता है। बहुत ही रेयर चांस है कि कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन पूरे बुक से आते हैं। तो वो क्वेश्चन फिर मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए अभी लेटेस्ट ऐड किया, कभी आरटीपी में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मेरे को दिखे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो सारे के सारे आपके नोट्स में अपडेट रहते। तो आपको भी प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से पूछना, क्लास की बुक के बाहर से कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको क्या काम करना है बेटा, रोज आए, रोज क्लास अटेंड करे, रोज जो पढ़ा है वो रोज पढ़े बेटा, और जो आपको होमवर्क दी वो रोज का रोज कर ले, बस। उससे ज्यादा मेरे को आपसे उम्मीद नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे, मतलब उतना ही बहुत बड़ी चीज है, उतनी बहुत बड़ी चीज है। फिर शुरुआत में आपको लगता है बाय द टाइम जैसे जैसे जाते जाता फिर आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा कम होता है, कम होने नहीं देना, बस रोज का रोज पढ़ते गए, टेस्ट देते गए, स्मूथली हंसते खेलते हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं हाँ आगे नीचे आप कलेक्ट कर सकते क्लास के बाद बेटा बुक, अभी मैं देख के आया हूं ऊपर, ठीक है, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। On 15th of December 2012, a fire occurred in the premises of Messrs. Om Export. Most of the stock were destroyed. Cost of stock salvage being rupees 1,40,000. अब क्या हुआ बेटा, 15 दिसंबर को आग लगी, वो कहता है ज्यादातर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन सैल्वेज कितना था बेटा, 1,40,000, मतलब 1,40,000 का गुड्स बच गया, ओके। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर अवेलेबल। Stock at the close of accounts on 31st March 2012 was valued at rupees 9,40,000। बेटा ये क्या है, 31 मार्च 2012 का बोल रहा है मेरे को स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, तो इस साल का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, तो ये हमारा हो गया बच्चों ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज फ्रॉम 1st April 2012 to 15th of December 2012 अमाउंटेड टू रुपीज 13,20,000। बेटा ये परचेस किस समय का है, इस साल के शुरुआत से लेके आग लगने तक, तो इस समय का परचेस है बेटा। एंड सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड अमाउंटेड टू रुपीज 20,25,000।
तो ये किस समय का सेल्स है बेटा? इसी समय का, मतलब इस साल के शुरुआत से लेके आग लगने तक की का क्या है बेटा? सेल्स है। तो अपने को ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है और क्या पता है? सेल्स पता है। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर द पास्ट 3 years इट अपीयर्स दैट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% ऑन सेल्स बेटा। ठीक है, अब देखो उसने ये बोला भी अपने को साफ साफ कि पिछले 3 साल का एवरेज है 20%। अब वो बोल रहे हैं तो अपन यही वो दिख रहा है आपको कि थोड़ा सा लाइट करूं मैं, वो हाईलाइट बहुत डार्क हो गया क्या? ठीक है, ओके। अब क्या हुआ यहाँ पे कि उसने हमको बोला कि पिछले 3 साल का बेटा एवरेज जीपी कितना है? 20 पर, तो हम वही मानेंगे इस साल भी 20% का ही होगा। अब बच्चों बताओ मेरे को, कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं हम लोग? प्रॉफिट, फिर क्या आता है बेटा? सेल्स। तो ये बड़ा अच्छे से समझना, 20% किसका बोला? तो सेल्स कितना होगा? 100। तो कॉस्ट कितना होगा बेटा? 80। समझ में आया आपको? अब सबकी अपनी एक आदत रहती है, मतलब आप लोग तो फाउंडेशन वाले हो, पहले मैं पढ़ाता तो अब नहीं पढ़ाता, पहले सीपीटी पढ़ाता था मैं। तो सीपीटी में भी कंसाइनमेंट पढ़ाते थे बेटा, जब भी मैं ना ऐसे ही निकालना पड़ता। कई लोग बच्चे याद कर लेते हैं, कॉस्ट का इतना तो सेल्स का इतना रहेगा, बहुत लोग याद करते। तो सही तरीका नहीं बेटा, आपने सेंटेंस पढ़ना, उसका मीनिंग निकालना और इसे लिख के देखना कि क्या, तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा बेटा कि पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाना पड़ रहा? क्योंकि हमको हर क्वेश्चन में इज्जत से जीपी बता दे रहा है वो, मगर ज्यादा देर ऐसा नहीं चलेगा वो। अब एक आध क्वेश्चन में आएगा कि पिछले साल, इस साल का हमको जीपी रेशो दिया नहीं। ठीक है, चलो, सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? मैथमेटिक्स। अच्छा, एक काम करते, आप ऐसे रफली बनाओ, मैं आपको 3-4 मिनट देता हूं, आप ट्राई करते, फिर मैं सॉल्व करूंगा पूरा क्वेश्चन, पहले जैसे ही है ना ये। आपको 3-4 मिनट देता हूं बेटा, रफली सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके, हाँ बेटा। हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटा? 4,05,000 आ रहे क्या?
स्टॉक कितना आ रहा है 6,40,000, तो टोटल कितना 26,65,000। ओके, सबने लिखी है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वर्किंग नोट नंबर 1, 6,40,000। सेल्वेज दिया है कुछ, कितना था 1,40,000। एवरेज क्लॉज लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है बेटा। देखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था हमारा 6,40,000, ठीक है। पॉलिसी अमाउंट कितना है, पॉलिसी अमाउंट कितना दिया नहीं लिखा, पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया क्वेश्चन में, हाँ 4 लाख दिया, ठीक है 4 लाख। तो मेरे को बताओ बेटा ये 6,40,000 पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे नहीं था बेटा, इसमें से कितना था उनके भरोसे 4 लाख, बचा हुआ 2,40,000 किसके भरोसे बेटा, हमारे मतलब बिजनेसमैन के, ठीक है। तो अपने को एवरेज क्लॉज यहां पे लगेगा। स्टॉक on the date of fire, date of fire rupees 5 lakh, it's not 5 lakh, 6,40,000, 6,40,000 more than the policy amount therefore average clause will apply, average clause will apply, okay, therefore average clause will apply, okay बेटा। so यहां पे क्या होगा आपका क्लेम, एवरेज क्लॉज लग रहा है, पॉलिसी अमाउंट स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस। सो पॉलिसी अमाउंट 4 लाख की, स्टॉक 6,40,000 और लॉस कितने का बेटा 5 लाख। चलिए अमाउंट बताओ मेरे को कितना है 3,12,500। ओके, एनी डाउट, इजी है। ये कौन सा आइटम है, मई 2013 का है क्वेश्चन, ओके। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे नवंबर 2012 का। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। On 29th of August 2012, the godown of a trader caught fire and a large part of the stock of goods was destroyed. However, goods costing rupees 1,08,000 could be salvaged. तो ये आपकी salvage value होगी बेटा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, incurring fire fighting expenses amounting to rupees 4,700। ये क्या चीज होती है फायर फाइटिंग एक्सपेंस बेटा? नई चीज देखे अभी तक, थ्योरी में बोला था कहीं मैंने, है ना, फायर ब्रिगेड को जो बुलाते हैं उनको पैसे देते हैं। तो इसका कोई रेलेवेंस हमारे लिए रहेगा क्या क्वेश्चन में? रहेगा। क्यों रहेगा बेटा? हाँ खर्चा तो है, मगर अपन यहाँ पे कोई और एंगल से मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है बेटा, क्या ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस, ये खर्चा, पहले तो ये सोचो ये खर्चा क्यों करा गया था? गुड्स बचाने। अब सोचो, आप लोग सोचना, गुड्स बचाने के लिए खर्चा करा गया, तो गुड्स बचते हैं, उससे गुड्स बचाने के लिए खर्चा किया, तो गुड्स जितना ज्यादा बच रहा होगा उतना ज्यादा क्या बढ़ रहा होगा? नहीं, गुड्स बचाए उनने, वो खर्चा क्यों हुआ है फायर फाइटिंग का? सैलवेज, वही वाला स्टॉक आप बोले, ठीक है, सैलवेज बढ़ेगा ना इससे। अब आप सोचो सैलवेज बढ़ेगा तो लॉस क्या होगा?
कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो बताओ, आप सोचो, क्या ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस खर्च करने से हमने लॉस को कम किए? तो क्या हमने इंश्योरेंस कंपनी का फायदा करा के दिए? तो क्या हमें पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए? बस आता तो है आप लोग को, सब समझ में आया? लॉजिक समझे बेटा उसका? कैसे हम लोग गए इस पे कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस था, उसके होने से सैल्वेज के गुड्स बढ़े, वो बढ़े तो लॉस क्या हुआ? कम। लॉस कम हो तो इंश्योरेंस कंपनी से हम कम मांग रहे, तो हम बोलेंगे देखो हमने आपका फायदा करा के दिए, तो हम फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी आपसे लेंगे। इतनी चीज सबको समझ में आया बेटा? ठीक है। इस पर और एक कुछ रहेगा पॉइंट, अपन वो सॉल्व करते हैं, बात करूंगा उस पर। द ट्रेडर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आपकी कौन सी तारीख को लगी? 29 अगस्त 2012। अब देखो, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011 11 12। तो इशारा समझे उसका आप लोग? क्या इशारा समझे? कि जीपी इसमें दिया हुआ नहीं रहेगा, मतलब अपने को पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहेगा बेटा। ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011 पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012 पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का ओपनिंग। तो अपने को पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और इस साल किसमें? ओपनिंग। फिर उसके बाद है बेटा परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। कौन से साल का परचेज है? पिछले साल का। फिर बेटा परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, ये साल का है ना। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है बेटा, इस साल का। ठीक है। एंट्री बताओ मेरे को क्या होगा? फ्री एडवर्टीजमेंट के लिए बांटे बेटा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ये एडवर्टीजमेंट, हाँ, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। आप गुड्स यूज बोला, गुड्स यूज विल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। ठीक है। आप परचेज को भी कम कर सकते हो उसको। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आप ऐसा इमेजिनेशन अपने दिमाग में चलाते रहना बेटा। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, पीएनएल तो बना नहीं रहे ना, तो अपना ट्रेडिंग बनाएंगे, तो ट्रेडिंग को क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सन इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, सेम। मगर यहां पे एंट्री बोलो, सोचो। गुड्स यूज ड्रॉइंग्स हुआ है बेटा, ड्रॉइंग्स हुआ है ना, तो ड्रॉइंग्स हुआ है, ओनर ने लेके गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ड्रॉइंग्स कौन किस में एडजस्ट करते? कैपिटल में। समझ में आया चीज? कैपिटल कहां रहता है? बैलेंस शीट। बना रहे क्या अपन बैलेंस शीट? नहीं, अपने को सिर्फ ट्रेडिंग को क्या करना रहेगा? क्रेडिट कर रहा है। ठीक है। बहुत सिंपल है। डेबिट में स्टॉक बढ़ता है, क्रेडिट में स्टॉक कम होता है। ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 पिछले साल का सेल्स है। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, ये कब का सेल्स है बेटा? इस साल का। ठीक है। अब आपने देखे यहां पर अभी भी तक के बोला नहीं है और आगे भी नहीं बोलेगा जीपी रेशियो के बारे में, क्योंकि इसने अपने को कौन सी जानकारी दी है बेटा? पिछले साल की। ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंस। अगर आपके पास अच्छा नहीं है नोट्स, ठीक है, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनी से एडमिट कर लिया है। अगर ये नहीं भी कहता तो मैं यही मानता कि उनने एडमिट कर लिए। क्यों बेटा? उनका फायदा करा के दिए ना, तो फायदा करा के दिए तो भाई हम तो उनसे बोलेंगे ना, देखो हमने तुम्हारा नुकसान जो था कम करे, तो आपसे क्लेम कम कर रहे, तो ये पैसा हम आपसे लेंगे। तो सेंटेंस नहीं भी लिखा रहता बेटा, तो मैं क्या मानता कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से हमें रिकवर करेंगे। ठीक है। द ट्रेडर हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹9 लाख विथ एन एवरेज क्लॉज। अब वो 9 लाख रुपए की पॉलिसी अमाउंट है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। अब अच्छे समझ बेटा, यहां पे देखो बोला है फॉर ₹9 लाख विद एन एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज बोले या ना बोले, अब एग्रीमेंट में जब होता है ना रियल लाइफ में, एवरेज क्लॉज रहता ही है उसमें, तो वो नहीं भी बोलता तो आगे मैं कंपेयर करता ही कि पॉलिसी अमाउंट कितना है बेटा और स्टॉक कितना है, फिर अपन उसके हिसाब से कैलकुलेट करते थे। अभी क्या, आज मैं कल से ये आदत रखना, अपने आपको बुक में लिखने की आदत होना। क्या होना, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहां पर आपको बोला कि अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी कहता तो भी मैं ये मानता कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट करी है, तो आपकी आदत क्या होना, इंग्लिश में नहीं भी लिखना है, मराठी हिंदी जिसमें एक्सपर्ट हो, इसको अंडरलाइन करे और यहां पे लिखे। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला होता तो हम ये मानते कि हमें उनसे रिकवर, ये आदत होना आपकी लिखने की। सबसे बेहतरीन होता है बेटा वो चीज कि जब आप वो लिख, जब आप रिवाइज करते ना, अच्छा देखो ऐसा था ही,
समझ में आई चीज? अब देखो यहां पर मैंने आपसे एक चीज कहा था बेटा, यहां पे मैंने आपसे कहा था फायर फाइटिंग एक्सपेंस क्या है, तो आपकी आदत, मैंने यहां पे जब बोला था कि आप बुक में अपने फायर फाइटिंग एक्सपेंस को अंडरलाइन करोगे, ये वो खर्चा है जो लॉस को कम करता है, ऐसा आपने लिखना चाहिए। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम आपसे? तो ये आदत डालना, पूरी बुक में आपके हर क्वेश्चन में लिखा रहना चाहिए बेटा, तो रिवीजन में आपको वक्त ही नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट होते जाएगा। समझे ये चीज? चलिए बेटा, ओके। तो अब थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में, रास्ता कैसे आप समझाओ मेरे को, कहां से शुरू करूं? प्रीवियस। तो अपन क्या करते, क्वेश्चन फ्लो एक साथ ही अपन करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो दोनों बना लो, मतलब पिछले साल का ट्रेडिंग भी बनाते, इस साल जो जहां का आइटम होगा वहां पे लिख लेंगे बेटा, ठीक है? तो मैं अंदाजन बता रहा हूं, पिछले साल का जब आप बनाओगे तो उसको 6 लाइन का बना, 6-7 लाइन का। मैं सॉल्व करूं ना, आप लोग नहीं कर रहे? अच्छा, सॉल्व कर रहे क्या? रुको, तो ड्रॉ करो बस बेटा, मैं करता हूं ना भाई, तुम ही करोगे तो फिर ठीक है। अभी ड्रॉ करो बस, आप इसको 6-7 लाइन का ड्रॉ करिए। ठीक है, और इसके बाद अगर ये ड्रॉ कर लिया, इसके बाद नीचे मेमोरेंडम ट्रेडिंग भी ड्रॉ। अच्छा, एक और चीज, रुको, इसको 6-7 लाइन का ड्रॉ करे बाद ना, यहां पे 4-5 लाइन का स्पेस रखना, वो जीपी रेशियो मेरे को नीचे निकालना रहता है, ठीक है? इसे 4-5 लाइन का स्पेस रखना है इसके नीचे, नहीं रखे तो ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बनाऊंगे बेटा? वर्किंग नंबर 2, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसको भी 5-6 लाइन का, इसमें ड्राइंग से सब दिख रहा था आएगा, ओके? चलिए, सबने ड्रॉ किया बेटा, अब एक एक फिगर अपन वहां से लेते जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है वहां पे, क्या ध्यान दो बेटा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का 7,10,500, 7,10,500 टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, ये पिछले साल का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग 7,90,100, 7,90,100 बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,90,100, ओके? चलिए, तो इस साल का क्या होगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल का जो आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाया ना, वहां पे लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक 7,90,100 टू ओपनिंग स्टॉक, ओके? टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, परचेज है बेटा पिछले साल का 56,79,600, okay, to purchase 56,79,600, okay। उसके बाद मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास है नोट्स यहाँ, ठीक है? परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, इस साल का परचेज है वो है बेटा आपका 33,10,700 टू परचेज, ओके। देन उसके बाद दिया हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स
distributed as free sample for advertisement from 1st April 2012 to the date of fire. तो ये बेटा कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू बेटा ट्रेडिंग अकाउंट और गुड्स यूज्ड अकाउंट और फिर वो ट्रेडिंग में जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा. चलिए तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करो. इस साल हुआ है ना वो, हाँ 41,000. यहां सेल्स आएगा ऊपर नीचे 41,000 बाय गुड्स यूज्ड ब्रैकेट में लिखना एडवर्टीजमेंट. ओके. उसके बाद अब नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1st April 2012 टू द डेट ऑफ फायर. कितना अमाउंट है? 2,000. तो क्या एंट्री होंगी? एंट्री बोले इसकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है बेटा. 2,000 या उसको गुड्स यूज के नाम से भी क्रेडिट कर सकते हो, फिर वो ट्रेडिंग में जाएगा. गुड्स यूज यहां पे लिख देना ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स. ओके. उसके बाद क्या दिया बेटा हमको? सेल्स दिया है. सेल्स पिछले साल का 80 लाख और इस साल का 45,36,000. तो सेल्स लिखेंगे हम लास्ट ईयर का बाय सेल्स 80 लाख. ओके. इस साल का कितना सेल्स है बेटा? 45 लाख. सॉरी हाँ इस साल का 45,36,000 बाय सेल्स. ओके. चलिए टोटल करो पिछले साल का और बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है. 24 लाख. ओके 24 लाख बेटा. ओके. टोटल कितना आ रही है इसके? 87,90,100. 87,90,100. इसी के नीचे आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो 24 लाख कितना परसेंट आ रहा है? 30. ओके बेटा 30%. तो अपन क्या मानेंगे? हमने इस साल भी 30% की मार्जिन पे बेचे बेटा. ठीक है. ओके. ओके. सबने इतना लिख लिया बेटा. अब यहां पे जीपी लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 45,36,000 मल्टीप्लाई बाय 30%. 13,60,800. ओके. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएगा हमारा. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर टोटल कितना है? 54,61,600. ओके बेटा. चलिए अब ये हमारा हो गया, स्टॉक निकल गया. अब थोड़ा सा इसमें अलग है. क्या अलग है बेटा? इसमें आपने एक चीज देख रहे अपन फायर फाइटिंग, उसमें बात करते हैं अपन. ठीक. इतना सबने लिखे. अब उसके नीचे लिखो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर. वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने भी निकाले. कितना है बेटा? 8,82,600. सैलवेज दिया है क्वेश्चन में बेटा
1,08,000। तो मुझको बताओ लॉस ऑफ स्टॉक कितना आ रहा है? नहीं, ये अभी इतना बस, फायर फाइटिंग को बाद में देखता हूं मैं। 7 लाख बेटा 84,000 आ रहा है। 7,84,000। एक बोलो कोई। हाँ 600 बस, ठीक है। ओके, अभी मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा? अभी और कुछ बचा है क्या इसमें आना? क्या बचा है? फायर फाइटिंग। कितने का खर्चा था फायर फाइटिंग का? 4,700। तो एड फायर फाइटिंग एक्सपेंस। थोड़ा सा भी पेशेंस रखना, अपन को बहुत बात करना है इस पे। अभी 4,700। अब समझना बेटा कंसेप्ट को। यहां पे मेरे को एक बात बताओ, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कंपनी के गुड्स बचा के कितने दिया बेटा? मतलब बचा हमारे गुड्स थे, लेकिन क्लेम कम होगा ना उससे। बचाए इतना, उस बचाने के लिए खर्चा कितना किए? इतना। तो फायदे की बात है ना। बचाए कितना बेटा? 1,08,000। उसको बचाने के लिए खर्चा कितना करे? 4। तो अच्छी बात है ना, कम खर्चा करके ज्यादा बचाए। ठीक है बेटा। अब ये आ गया आपके पास टोटल लॉस आ गया है आपका। ये टोटल लॉस कितना होगा? बोलो इसको प्लस करके। 79,300। ठीक है। अब अच्छे से अपन समझते हैं यहां पे कि सर जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था? 880 to 600 बेटा। पॉलिसी क्वेश्चन में दी हुई है 9 लाख की। मुझको एक बात बताओ, क्या इस पे एवरेज क्लॉज से क्लेम निकलेगा क्या? क्यों? क्योंकि स्टॉक कम है। पूरा का पूरा किसके भरोसे? इंश्योरेंस। तो हम पूरा का पूरा किसके भरोसे? इंश्योरेंस कंपनी। यहां एवरेज क्लॉज से निकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या बेटा? एवरेज क्लॉज का मतलब होता है कि जब एग्रीमेंट जो होता है उसमें ये लिखा हुआ रहता है, जहां पे लगेगा वहां पे लगाएंगे। वो विद एवरेज क्लॉज मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एवरेज क्लॉज का प्रोविजन उसमें है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि क्लेम के वक्त हम उसको ले, क्योंकि यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सपोज ये स्टॉक बेटा 10 लाख का रहता तो फिर मैं लगा लेता था। समझ में आ रहा है चीज आप क्या कह रहा? तो उसका कहने का मतलब बेटा कि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि एवरेज क्लॉज है, लगेगा तो लगा देंगे। और वो नहीं भी बोलता कि लिखा हुआ है तो भी हम मानते कि हमेशा वो एग्रीमेंट में एवरेज क्लॉज का प्रोविजन रहता है। जहां पे लगेगा वहां पे लगा देंगे, नहीं लगेगा नहीं लगाएंगे। समझ में आई चीज बेटा? चलिए लिखो इसके नीचे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर rupees 8,80,000 to 600 less than the policy amount therefore average clause will not apply। ओके समझ में आई चीज आपको बेटे? हाँ और ना। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, मगर मेरे को अब आपसे कोई और चीज के बारे में अभी यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा, मगर आप जो मैं अभी बात करूंगा वो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो भले ही आप ऐसे इसके नीचे आप ऐसे करके इसको कर देना। ठीक है, क्वेश्चन एंड ईयर ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग वहां पे। उसके आगे अब कुछ मैं एडिशनल बात आपसे करने जा रहा हूं अभी। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अरे स्पेस नहीं मेरे पास, एक सेकेंड। ठीक है, इस पे लिख लेता हूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये एनालिसिस ऑफ कोई दूसरी चीज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। अपन फायर फाइटिंग के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, अभी कुछ और बातें कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं हाइपोथेटिकल, अगर मैं कहता हूं आपसे कि मैंने यहां पे आपको पॉलिसी अमाउंट कितनी दी बेटा? 9 लाख। ठीक है, कोई भी हाइपोथेटिकल पॉलिसी अमाउंट को मैं क्या करता हूं? चेंज करता हूं। मैं इसको क्या बोलता हूं?
6 लाख ले लेता, कुछ भी ले सकते, 4 लाख 5 लाख जो लेना है, मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ी सी फिगर। तो मैंने आपसे कहा कि सर पॉलिसी अमाउंट 6 लाख है ना बेटा। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था बेटा, अभी निकाल लेना अपन ने, 8,82,600, 8,82,600, ठीक है, ये हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा, यहां पे ये मैंने थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज किया यहां पे ना। अब मेरे को बताओ, इस सिनारियो में एवरेज क्लॉज लगता था क्या? लगता था क्या? लगता था ना। क्यों बेटा? क्योंकि स्टॉक ज्यादा है। अब दो तरीके से अपन इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। एवरेज क्लॉज लगता है आप बोल रहे हो, उसी एवरेज क्लॉज को मैं दो तरीके से लिख रहा हूं और अपने को देखना है, डिस्कस करना है, दोनों ही सही है, ज्यादा सही कौन सा है, ठीक है। चलिए अभी सुन लो, पहले भले बाद में लिखना आपने। फर्स्ट केस में यहां पे ऐसा लिखता हूं, फर्स्ट सिनारियो, ठीक है। मैंने कहा सर क्लेम कैलकुलेट कर रहा हूं, वही मेरा किससे बेटा? एवरेज क्लॉज, क्योंकि एप्लीकेबल हो रहा है बेटा, ठीक है, समझना। मैंने कहा कि पॉलिसी अमाउंट कितनी थी बच्चों? 6 लाख थी। अब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 8,82,600, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, मैं कहता हूं यहां पर बेटा मल्टीप्लाई बाय, इसको कर रहा हूं मैं 7,79,000, हाउ मच बेटा? 300, हाँ और ना। या तो फिर मैं उसको दो इसमें करता हूं, ये एक लॉस है बेटा, इसको एवरेज अलग अलग करके बताता हूं, उतना ही आएगा, वही बात होगी। तो मैं आपको दो तरीके से कह रहा हूं, यही 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,82,600 मल्टीप्लाई बाय दो कर रहा हूं मैं 7,74,600। ये किसके पहले का बेटा? फायर फाइटिंग के पहले का। फायर फाइटिंग कितना अपना? 4,700। तो मैं चाहता तो ये डायरेक्ट ये ना 779,300 लिखता तो भी उतना ही आता। दोनों का एवरेज ले रहा हूं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं डायरेक्ट बेटा इसका भी एवरेज ले सकता था ना, मैं इसका एवरेज ले रहा हूं, इसका एवरेज ले रहा हूं, तो ये इसका एवरेज निकालता, टोटल बात तो एक ही चाहती ना, ठीक है। मगर मैं इजी करने के लिए मैंने दोनों का अलग अलग निकाला। तो ये कौन सा लॉस है बच्चों? पहले सुनो अच्छे से, फायर फाइटिंग एक्सपेंस के पहले। तो ये एवरेज क्लॉज लगा दिया इसको, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को भी क्या किया बेटा? एवरेज हुआ। ये टोटल को भी करता तो मेरे उतना ही आंसर आता था। अब आप मेरे को बताओ कितना आ रहा, कैलसी नहीं मेरे पास, आप बोलो मेरे को एक एक करके, पहले का कितना, दूसरे का कितना। एक बोलो, हाँ आप बोलो। 580 राउंड ऑफ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। सेकंड का बता, नीचे का 95, ठीक है। इसकी दोनों की टोटल भी बोल दो आप। 775, ठीक है बेटा। ये एक तरीके से किया मैंने क्या किया यहां पे आपको समझा? एवरेज क्लॉज लगाया हूं। अगर आप डायरेक्टली भी लगाते, कैलसी लो हाथ में, टाइप करो आप 6 लाख डिवाइडेड बाय 882,600 किए बेटा, 882,600 मल्टीप्लाई बाय 779,300, नहीं 5 उतना ही आएगा ना, ठीक है। ये एक तरीका हुआ है। इसमें बस मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने एवरेज क्लॉज फायर फाइटिंग एक्सपेंस पे भी लगाया। अभी मैं दूसरा करता हूं, फिर आपको बताता हूं क्या अपन हो रहा है यहां पे, ठीक है। सेकेंड तरीका मैं सोचा सर कि अभी भी मैं क्लेम कैलकुलेट कर रहा हूं, एवरेज क्लॉज अभी भी लग रहा है। पहला वही सर 6 लाख रुपए का पॉलिसी अमाउंट 882,600 मल्टीप्लाई बाय 774,600 इक्वल्स टू 526,580, ऐसे ही आएगा ना बेटा। फिर वही, अच्छा यहां पर मैंने क्या किया, लेकिन सेकेंड इसमें फायर फाइटिंग इसमें एवरेज नहीं लगाया और पूरा लिखा। मैं बताता हूं क्यों नहीं किया, दोनों का बस पहले टोटल बता दो मेरे को। 5,31,280। अब इसको अच्छे से समझते बेटा। दो चीज मैंने सॉल्व किया बेटा। अब पहली चीज, अगर मैं क्वेश्चन को कह देता यहां पे आपको नहीं बताता, चुप रहता, मैं बोलता चलो क्वेश्चन खत्म ही बोलते ना आप भी, और आगे बढ़ जाते थे अपन। मगर एक ऐसा पॉइंट है, अगर एग्जामिनेशन में कभी इस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के केस में
अगर एवरेज क्लॉज आ जाता तो फिर क्या करते, उस पर तो डिस्कशन यहाँ पे हो ही नहीं पाता था, इसीलिए बोला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका था। ये कोई और पॉइंट मेरे को यहाँ पे पॉइंट आउट करना था। अब एग्जामिनेशन में सपोज बेटा फायर फाइटिंग एक्सपेंस दिया है क्वेश्चन में और एवरेज क्लॉज लग गया। मैंने दो तरीके से किया बेटा यहाँ पे, एक इसमें बस दोनों में अंतर क्या है, एक इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस में भी एवरेज क्लॉज लगाया और एक इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस में एवरेज क्लॉज नहीं लगा। यही फर्क दिख रहा है दोनों में बेटा। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ भी बताया नहीं है कि क्या करना चाहिए। इंस्टीट्यूट कभी जब एग्जामिनेशन में होता है कभी ऐसा करती कभी वैसा करती, ठीक है ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है बेटा। मगर मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, आप अपनी सोच लगाओ, आपको दोनों में से बेहतर क्या लगता है? फर्स्ट लगता है तो क्यों लगता है? हाँ, आपका क्या ओपिनियन बेटा, क्यों ऐसा? अच्छा, मेरे हिसाब से भी बहुत आकर इंस्टीट्यूट कभी ऐसा भी देती कभी ऐसा भी देती, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट फर्स्ट है। लॉजिक वही है बेटा, जब उसने आंख बुझाया फायर फाइटिंग वाले ने, तो उसने हमारे भी तो बुझाया ना। जब आप सैलवेज में लगा रहे हो, समझ रहे हैं बेटा, जब वो आया उसको फायर फाइटिंग एक्सपेंस 4,700 रुपए दिए, लेकिन बेटा वो 6 लाख इस स्टॉक में से 6 लाख उनके भरोसे था, बचा हुआ हमारे भरोसे भी तो था। तो उसने जो बचाया सैलवेज जो किया उसमें कुछ हमारे भी तो बचाया, उनके भी बचाया कुछ हमारे भी, तो कुछ उनने भी बेयर करना चाहिए, कुछ हमने भी बेयर करना चाहिए, इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है। समझ में आया आपको? अब समझ, ये आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलेगा, उनने बोले एक्सप्लेन भी नहीं करे, ये मैं मेरे लॉजिक से बोल रहा हूं। तो सर एग्जाम बच्चों का यही रहता है ना एकदम ऐसा स्ट्रेट, एग्जाम में क्या करना उतनी बात करो बाकी बातें नहीं। एग्जाम में बेटा आया अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में आगे आएगा भी तो मैं इससे ही सॉल्व करूंगा। अगर इंस्टीट्यूट ज्यादातर ऐसे ही देती है और कभी कभी मूड हुआ तो वो देती। अब बच्चे ये भी पूछते सर हमने ऐसा करे, इंस्टीट्यूट ने वैसा सजेस्टेड में करी, तो कुछ नहीं होता, सही है। अब आप इंटर लेवल पे आए बेटा, 99% ऐसा होगा हमारी और इंस्टीट्यूट की बात मिलेंगी, 99.99%। वो और आपको क्या लगा नहीं मिलेगी, बात मिलेंगी बेटा, लेकिन कभी कभार होगा उनका और हमारा आंसर अलग आएगा। दैट डजंट मीन कि वो गलत है या हम गलत है, अजम्पशन अलग है। आपको इजी करके भी देता हूं, आपको डेप्रिसिएशन बोला लगाओ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं करें। कोई WDV ले लिया, कोई SLM ले लिया, अब नहीं दिया था ना तो मैंने SLM से कर दिया, इसका ये मतलब नहीं आप गलत हो क्योंकि क्वेश्चन में मेथड नहीं दी है। समझ में आ रहा है आपसे क्या कह रहे बेटा? यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ऐसा इंटर में थोड़ा सा होगा, फाइनल में बहुत होगा कि आपको अपना ओपिनियन बनाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि आप गलत हो, लेकिन ओपिनियन रीजनेबल होना है। कुछ तो भी ओपिनियन नहीं बना सकते अपन, इतना समझ में आया बेटा? तो हमारा क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका था, ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करे बेटा। तो ज्यादा आप लिख भी लेना, इसको ऐसा लिख लेना, मोर अप्रोप्रिएट। समझ में आया चीज? एनी डाउट? हाँ बोलिए बेटा। एग्जामिनेशन में हाँ मैं आपको लिखा, इट इज अज्यूम, अगर कुछ नहीं बोलते वैसे ही वो नहीं भी दिए तो चलता, लेकिन दे दिए तो बेटर है बेटा। इट इज अज्यूम दैट फायर फाइटिंग एक्सपेंस आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एवरेज क्लॉज बेसिस। टोटल पे मतलब ये बोल रहे बेटा 779 वैसा भी निकालता तो चलता, लेकिन मेरे को आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए दोनों का मैंने ऐसा अलग अलग, आप कंपेयर कर पा रहे हैं, सर ने वहां पे किए यहाँ पे नहीं किए, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। ऐसा पे लिखता तो चलता, आपको अच्छे से समझे इसलिए ऐसा लिखा। कैसा बेटा? वैसा देता नहीं है, कभी देता कभी नहीं है बेटा कि फायर फाइटिंग में एवरेज कॉस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सिंपल फायर फाइटिंग लिखता है वो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, जैसे मैंने पहला किया ना वैसा ही करना है। हो सकता है रेयरली कर, आप इंस्टीट्यूट का सब सजेस्ट उठा के देखो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन वैसे ही किए जैसे हमने किया बेटा पहला, लेकिन कभी कभार हो सकता है, रेयरली बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट ने सेकंड से किया, इसका ये मतलब नहीं आप गलत हो, आप बिल्कुल सही है वहां पर भी, ठीक है।
अपने को 7-8-9 लेक्चर लगते चैप्टर में, मेरे को 9 लेक्चर आई थिंक लगते, उसके टेस्ट होंगे बेटा, तो रोज का रोज पढ़ते जाना है। ओके, पिछली बार तो ऐसा होता ना कि वो कोविड की वजह से हो नहीं पाता, 1-1.5 महीने क्लास हो पाई थी रेगुलर क्लास, फिर कोविड हो। लेकिन अभी क्विज भी खिलाता हूं मैं, मतलब हम लोग का जब 3 चैप्टर हो जाएंगे ना, 3-4 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद हम खेलेंगे क्विज। उसमें ऐसा रहता है, बताऊंगा आप लोगों को, ग्रुप इससे ही रिलेटेड रहेगा वो। ओके डन, स्लाइड चेंज करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके, इंटर लग रहा है कैसा भारी? नहीं लग रहा, बहुत इजी है। मैं बताऊं आपको बेटा, अकाउंट्स इतना, मतलब ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो देखो मैंने कंपनीज अकाउंट वाला आपको बताया था कल, एक पोर्शन कंपनीज अकाउंट है, एक ये वाले पोर्शन है। तो कंपनीज अकाउंट मेरे को बहुत ज्यादा और ऐसा लगता है बहुत इजी है आप लोग को। इंटर लोग ऐसा डरते फाउंडेशन में इतना तो इंटर में उतना, ऐसा डराते ना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं अकाउंट्स में। तो अब कंपनीज अकाउंट और इजी, बल्कि मैंने आपको थोड़ा सा जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, ब्रांच डिपार्ट, ये वाले पोर्शंस पहले कराऊंगा, और फिर कंपनीज अकाउंट। हमारा ना शुरू का 1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम शुरू के 6 चैप्टर कर रहे हैं, थोड़े से अलग है। कंपनीज अकाउंट तो हंसते खेलते अपन हो जाएगा, एएस तो आप मेरे पे छोड़ दो फिर आखिरी का, ठीक है। चलिए बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये नवंबर 2010 का क्वेश्चन है। ओके, On 20th of October 2009, the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. From the salvage accounting record, the following information is available. Particulars: stock of goods at 10% lower than cost as on 31st March 2009. 2,16,000। अब समझना उसका मीनिंग बेटा, वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि 10% कम करो, वो बोल रहा कम पे रिकॉर्ड हो गया है तो अंडर वैलिड हो गया। तो मैं इस पे नोट लिखा के दूंगा आपको बेटा, अभी यहां पे अंडर वैलिड हुआ है, मतलब 2,16,000 जो है बेटा वो 10% कम पे लिखा गया। तो ये कितने परसेंट हुआ? अरे देखो 90, तो 100 कितना? 2,40,000। तो देखो मीनिंग निकालना आना चाहिए बेटा, इस पे नोट लिखा के दूंगा मैं। आपसे ये नहीं कह रहा कि कम करो, आपसे कह रहा हूं कम पे रिकॉर्ड हुआ है, तो अपने को उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लाए। सबको समझ में आया बेटा? ओके, नाउ परचेज लेस रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न में से माइनस। अब परचेज मतलब इस साल की शुरुआत से लेकर डेट ऑफ हायर तक का परचेज दिया है, सेल्स लेस रिटर्न सेल्स दिया है, तो अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज और क्या बेटा? सेल्स है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल्स अप टू 20th October 2009 इंक्लूड्स ₹80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। अब बहुत अच्छे से मेरी बात समझना बेटा, मैं जो जो एक एक चीज बोलूंगा, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी लिख रहा हूं, ये आपने कहीं लिख लेना। सेल्स मीन्स इधर पे, मतलब इस चैप्टर में, इस मतलब स्टॉक की बात करो, लॉस ऑफ स्टॉक जब भी अपना चल रहा है 4-5 दिन, उसमें बात करो। सेल्स मीन्स क्या? सेल्स मीन्स सेल हुआ और साथ में डिस्पैच्ड हो गया, वो सेल्स में मानूंगा। मैं बताता हूं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, लॉजिक बताता हूं उसका। इस पोर्शन में जब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, तो परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज मतलब हमने खरीदे और वो रिसीव्ड हो गया, और वो क्या हो गया बेटा? रिसीव्ड हो गया। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपसे बताता हूं, आप मेरे को बताइए। हम जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बच्चों, क्या उद्देश्य होता है हमारा? क्या क्यों इंटेंट, क्या वाई वी प्रिपेयर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट? टू फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। समझ में आया क्या बोला बेटा? अब उस बहुत अच्छे से सोचना बेटा, वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कोई हम फिजिकली तो काउंट नहीं कर रहे, कोई स्टॉक रिकॉर्ड तो नहीं बता रहा, वो हम क्या निकाल रहे बेटा? बैलेंसिंग फिगर। तो मुझको यहां पे मेरे को स्टॉक मेरे पास कितना रखा हुआ था, तो मेरे को यह देखना है कि फिजिकली ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिजिकली परचेज कितना मेरे पास आया, तो और फिजिकली मेरे पास से सेल्स कितना गया, तो फिजिकली स्टॉक कितना था, बैलेंसिंग फिगर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ और ना। तो वो हमसे कहता है बेटा, सेल्स अप टू 20th October 2009 इंक्लूड ₹80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। गुड्स को आपने भेजे नहीं हो, इसका मतलब क्या? वो इसका आप सोचना है सर, अगर गुड्स को मैंने डिस्पैच नहीं किया हूं, मतलब वो गुड्स किसके पास रखा हुआ? अपने पास। जिस दिन आग लगी हमारे गोडाउन में था, इसका मतलब क्या होगा बेटा? उस सेल्स में से हमको माइनस करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा?
क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि आपने डिस्पैच नहीं करे हो, डिस्पैच नहीं करे हो। अब थोड़ा और ऐसा सोच पाओगे दिमाग में, ऐसा ना इमेजिनेशन बढ़ाते जाना अपना। अगर ऐसा सोचो आप, अच्छा सेल्स में अगर मैंने उसको मान लिया तो फिर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो बैलेंसिंग फिगर आता है, वो तो कम आएगा, लेकिन वो स्टॉक तो हमारे पास है ना बेटा। तो सेल्स को कम करोगे तो बराबर सेल्स आउटर कॉलम पे कम आएगा, सेल्स कम आएगा तो स्टॉक बराबर आपका उतने से बढ़ के आए। ऐसा सोचा आपने? हाँ और ना? समझ में आई चीज? ठीक है। अब उसके बाद नीचे कहता है परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2009 डिड नॉट इंक्लूड ₹40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। वो कहता है हमने परचेज में 40,000 रुपए नहीं लिखे, समझना बेटा, 40,000 रुपए नहीं लिखे। हमने पूछे क्यों नहीं लिखे? वो बोलता है सर गुड्स तो रिसीव्ड हो गया था लेकिन इनवॉइस रिसीव्ड नहीं हुआ था। मतलब कभी होता है ना कि गुड्स आ गया, उसका इनवॉइस नहीं आया था, तो हमने परचेज में एंट्री पास नहीं करे। अरे एंट्री पास नहीं करे ठीक है आपने, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन आग लगी स्टॉक हमारे पास था कि नहीं था। तो परचेज में क्या करना पड़ेगा? ऐड। परचेज बढ़ेगा डेबिट साइड तो बराबर स्टॉक वहां पे बढ़ के आएगा। ऐसा सोचे आपने? हाँ और ना? सबको समझ में आया क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? हमारा इंटेंशन समझना, हमारा पर्पस समझना वो बनाने का क्या है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास फिजिकल स्टॉक उतना कितना था, उस दिन कितना था। तो हम फिजिकली तो काउंट नहीं कर सकते बेटा, जाके स्टॉक लेजर तो नहीं ले सकते, वो तो मेरे को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकालना है बेटा। तो वहां पे मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक फिजिकली कितना था, परचेज फिजिकली कितना था, सेल्स फिजिकली कितना गया, तो बचा हुआ स्टॉक फिजिकली आएगा आपका। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? श्योर? ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं, ठीक है। और ये सारे एडजस्टमेंट ना क्या होता है जब मैं पढ़ाता हूं, जब लॉस ऑफ स्टॉक अपना 3-4 दिन बाद जब ये टॉपिक खत्म होगा बेटा इसमें, तो एक आपकी बुक में एक पेज दिया हुआ है, वहां पे सारे एडजस्टमेंट जैसे ये आ रहे हैं ना, अभी एक्सप्लेन करो, इसका एक समरी चार्ट बना के दूंगा आपको, तो एग्जाम के पहले जस्ट वो गो थ्रू कर लेना उसको सारों को, ठीक है। मैं अब सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा, ठीक है। अब आप मेरे को जवाब देना सोच के। मैंने कहा इनवॉइस आ गया और मैंने उसको परचेज में लिख लिया, लेकिन गुड्स फिजिकली नहीं आए, तो क्या करना चाहिए? सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। लॉजिक समझा आपको? क्योंकि फिजिकली तो स्टॉक नहीं आया, तो आप परचेज बढ़ा दोगे तो वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्यादा बताएगा, बल्कि हमारे पास नहीं थे। ऐसा इंटरप्रेट करना मीनिंग, और फिर उसका लॉजिक सोचते जाना, ठीक है बेटा। चलिए अब थर्ड, पास रिकॉर्ड शोज द जीपी रेट 25%, द वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज फ्रॉम फायर 31,000, अमन लिमिटेड इंश्योर्ड देयर स्टॉक फॉर ₹1 लाख, ठीक है बेटा। अच्छा एक और चीज, अब तो सिंपल था, आगे को 2 पॉइंट बस नए थे क्वेश्चन में। एक और चीज बेटा, मैंने आपसे कहा कि परचेज मींस परचेज एंड रिसीव्ड, वो हमारे लिए परचेज है बेटा, ठीक है। सेल्स मींस सेल्स एंड डिस्पैच। तो सर अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे यहां पर भी मैं कहूं, वो तो परचेज सेल हमेशा अपन यही मानेंगे इस टॉपिक में। परचेज बोला तो वो गुड्स रिसीव्ड हुआ है, सेल्स बोला तो वो गुड्स डिस्पैच हुआ है। अगर कुछ क्वेश्चन में और बताया गया उसका एडजस्टमेंट करेंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो ऑप्शन क्या मानेंगे बेटा? परचेज की और वो आया है, सेल्स जो हो गया वो हमारे पास से गया है। समझ में आई चीज आपको? अच्छा, तो इसमें अपने को जीपी रेशियो दिया है बेटा, तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बनाइए इस साल। हाँ बेटा, ओरिजिनल, अच्छा ओरिजिनल बेटा, हाँ प्रैक्टिकल बेटा। वो अपना क्वेश्चन में इसलिए अपने को देता था कि अपन सीए बन रहे, अपना एरिया ही नहीं है। वो एक्चुअली जो रहते ना कैलकुलेट करते, जिसमें वो एक डिफरेंट पर्सन उसके लिए आता, सर्वेयर जो कहते हैं, वो लोग आते हैं, सर्वे करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, और वो एक्चुअली वैल्यू बताता है कि उसकी क्या होंगी। तो वो समझ रहे आप, मतलब वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड नहीं हो कैलकुलेट करने की, उसके लिए एक दूसरे स्पेशलाइज आते हैं और वो बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी। कभी ऐसा भी होता है ना, जो सैलवेज में कुछ गुड्स जल गए, पूरे नहीं जले, आधे जले, तो कुछ तो वैल्यू रहेंगी ना उसकी, वो आप और मैं डिसाइड नहीं, जिनका एक्सपोर्ट एरिया रहता है वो होते करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है, डाउट? अभी ड्रॉ करो, ठीक है।
शुरू करूं? टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा इसको कैलकुलेशन में या इनर कॉलम पे भी बताता हूं, लेकिन इस पे एक नोट भी लिखा दूंगा आपको, ठीक है। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। ये समझा ना सबको बेटा? अंडर वैल्यूड था वो, 10% कम पे लिखा था अपन को, उसको प्रॉपर किया अपन ने, ठीक है। इस पे नोट लिखा देंगे। उसके बाद परचेज दिया बेटा, परचेज को इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे? उसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। सेल्स हाँ ऐड होगा, ठीक है। 6,20,000, ओके। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा, सेल्स अप टू 20 अक्टूबर 2009 इंक्लूड ₹80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। आपने गुड्स डिस्पैच नहीं करे तो हमारे पास ही है बेटा, और वो किस में रखा हुआ है? सेल्स में इंक्लूड। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस लेस गुड्स नॉट येट डिस्पैच। कितना अमाउंट है वो? 80,000। बताइए कितना आ रहा है? 5,40,000, ओके। परचेज अप टू 20 अक्टूबर, इतना लिखे आप लोगों ने? लिख लो। परचेज अप टू 20 October 2009 did not include rupees बेटा 40,000 for which purchase invoices had not been received from supplier, though goods have been received in godown। समझ में आई चीज आपको? तो गोडाउन में गुड्स आ गया है लेकिन इनवॉइस नहीं आया था, तो उसे लिखा नहीं था। तो क्या करना चाहिए हमने? ऐड, ठीक है। ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना अमाउंट है? 40,000। 3,20,000, ओके। अगर ऐसा देता कि गुड्स इनवॉइस आ गया तो एंट्री पास हो गई लेकिन गुड्स नहीं आया अभी तक के, तो क्या करते आप? लेस करते थे, ठीक है। चल उसके बाद है बेटा, द पास रिकॉर्ड शोज द जीपी रेट 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट 5,40,000 का 25%, कितना हो रहा है? 1,35,000। तो हमारे यहां पे निकल जाएगा बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, दिस बैलेंसिंग फिगर, ओके। टोटल बोलेंगे, अच्छा 6,95,000। कितना आ रहा है बैलेंस? 1,55,000। और बेटा ये जैसा मैं आपको प्रॉमिस, जैसे आज आप इतना लिखे पे सबने, ठीक है। इसमें अभी कोई डाउट है आप लोग को? ओके। आप ये चीज ख्याल रखना बेटा, जैसा आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी हो रहा है ना, ये बढ़ते जाएगा धीरे 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 धीरे, लेकिन ऐसा ही स्मूथली आखिरी दिन तक चलेगा। मतलब यू विल नेवर फाइंड अरे यार ये क्या हो रहा है। मैं आपको मेरा बताता हूं, एकदम सबका अपना ओपिनियन रहता है, लेकिन कैसा होता है बेटा कि जब आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी जगह स्टूडेंट था, जब मैं जब का बता रहा हूं, अगर कभी कोई फैकल्टी आगे बढ़ जाए और अपने को समझ में नहीं और अपन पीछे रहे तो बहुत इरिटेशन होता था, मेरे को होता था। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी तो आपको ऐसा स्मूथली उसको साथ साथ में चलते जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसे मैं जो फ्लो बराबर लग रहा है आपको, तो बस जैसे ही फ्लो में चलते जाएंगे और जैसे ही डाउट आता है तो आप इमीडिएटली डाउट पूछते जाना, ठीक है। चलिए अब उसके बाद
statement of loss of stock. So stock on the date of fire, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने लाए, कितना है 1,55,000. ओके, सैलवेज दिया है क्वेश्चन में. सैलवेज गिवन कितना है सैलवेज 31,000. तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ गया. कितना है लॉस ऑफ स्टॉक 1,24,000. सो स्टॉक हमारा है 1,55,000. पॉलिसी थी, कितने की थी पॉलिसी 1,00,000. तो मुझको बताइए बेटा, स्टॉक तो हमारा 1,55, पॉलिसी थी 1,00,000. तो क्या एवरेज क्लॉज यहां पे लगेगा? यस. क्यों लगेगा? क्योंकि ये 1,55 में से इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे सिर्फ कितना है 1, बचा हुआ 55 तो हमारे भरोसे. ठीक है, तो एवरेज क्लॉज यहां पे लगेगा बेटा. तो लिखेंगे आप लोग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर more than the policy amount rupees, कितना था पॉलिसी 1,00,000 है ना. therefore average clause will apply. So claim policy amount पॉलिसी अमाउंट कितना है 1,00,000. स्टॉक 1,55, लॉस 1,24. बोलिए कितना आ रहा है बेटा 80,000. कितना है 80,000. ओके डन. कोई डाउट? श्योर? पक्का? किसी को कोई डाउट? हाँ, कौन सा 10% वाला बेटा? अच्छा हाँ, उस पे नोट लिख लो पहले आप लोग. ठीक है, एक नोट लिख लो नीचे. इस पे नोट 1 नीचे इसके नोट लिखना बेटा. मैं यहां ऊपर लिख लेता हूं. ओपनिंग स्टॉक was undervalued by 10%. Therefore, its full value $2,16,000 divided by 90 multiplied by 100, 2,40,000. ओके, वो आपसे कह रहा है बेटा ओपनिंग स्टॉक 10% कम पे लिखा हुआ है, तो उसको अपन ने बराबर किया. आपको ये नहीं पता कि करो, वो कर दिए, नहीं तो अपने को सही करना था उसको, तो अपन ने सही किया. ठीक है, ओके. एनी डाउट हियर? नहीं. अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अभी करता हूं, टाइम है अपने पास काफी, लेकिन वो क्वेश्चन में थोड़ा एबनॉर्मल अगर हो सकता है कि हो जाए 11:30 तक. अगर 5-1 मिनट ज्यादा हो तो थोड़ा आज मैनेज कर लेना बस. हाँ, क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट मेरे को बताना. नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला याद है आपको, थ्योरी में बताया था, वो इसमें आएगा. ओके, नाउ 6th क्वेश्चन. ओके, अब अच्छे से समझते हैं. ऑन 1st April 2016 द स्टॉक ऑफ मिस्टर हरि प्रसाद was destroyed by fire, but sufficient record were saved from which following particular were ascertained. अब आग कब लगी बेटा 1 अप्रैल 2016. ये बात कब की कर रहे हैं? स्टॉक एट कॉस्ट 1 जनवरी 2015. इशारा समझे?
क्या इशारा दिया उसने? जीपी नहीं दिया। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटा। स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर 2015। नाउ परचेज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ये भी पिछले साल का परचेज है। ओके, सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, पिछले साल का सेल्स। इनका साल 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, कैसे पहचाना 1 जनवरी से शुरू हो रहा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर बोल रहा है इसलिए। ठीक है, नाउ परचेज 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, मतलब डेट ऑफ फायर तक। यहां पे सेल्स 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, मतलब इस साल का सेल्स। अब उसके आगे कहता है बेटा, ये जो पूरा पैरा है नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में का है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा, मगर मैं रीड कर लेता हूं, लेकिन एक्सप्लेन में सॉल्व करते हुए हम करेंगे। In valuing the stock for the balance sheet at 31st December 2015, rupees 4,600 had been written off on certain stock, which was a poor selling line having the cost of rupees 13,800. A portion of these goods were sold in March 16 at a loss of rupees 500 on original cost of rupees 6,900. The remainder of this stock was now estimated to be worth its original cost. Subject to the above exception, gross profit had been reminded at a uniform rate throughout the year. The value of the stock salvage was rupees 11,600. बोले ये समझा सर, हमको सैलवेज समझा, ये समझा और पहले का समझा, पर ये क्या बोल रहा नहीं समझा। इस पे मैं बात करता। ये एबनॉर्मल आइटम के बारे में बोला, इसको एक एक वर्ड अच्छे से समझेंगे बेटा। ठीक है, अब मेरी बात समझना। जिस क्वेश्चन में भी एबनॉर्मल आया, पिछले साल का ट्रेडिंग क्यों बनाना बेटा अपने को? टू फाइंड आउट जीपी रेशियो। वहां तो अपन नॉर्मल बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन जब इस साल का जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, जिस क्वेश्चन में भी एबनॉर्मल आइटम आया, उस क्वेश्चन में उसका रास्ता अलग और नॉर्मल का रास्ता अलग। तो जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अभी बेटा, उसमें अमाउंट का एक कॉलम नहीं रहेंगे, 3 कॉलम रहेंगे। कैसे? नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। ठीक है बेटा, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। समझ में हमने आपसे क्या बोले? क्यों, कौन से क्वेश्चन में से 3 कॉलम बनेंगे? जहां पर भी एबनॉर्मल रहेगा। क्यों? ये भी लॉजिक भी बताता हूं क्यों बेटा। क्योंकि जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, समझाते वक्त तो मैंने सिंपल फिगर लिया था, 1000 में से 800 का वो है, 200 का है नॉर्मल। यहां पे ऐसा नहीं रहेगा ना। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा बेटा, मेरे को नॉर्मल जो जीपी रेशियो जो रहता है हमेशा किस पे रहता है? नॉर्मल सेल पे रहता है। तो दैट जीपी रेशियो वी कैन नॉट अप्लाई ऑन एबनॉर्मल सेल। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमने बोले गड़बड़ ना हो, तुम अलग हम अलग, हम नॉर्मल लोगे, हम पे जीपी लग जाएगा। तुम तुम्हारा देखो जो क्वेश्चन में तुमको बोला है। समझ में आई चीज बेटा? तो जो एबनॉर्मल के बारे में क्वेश्चन में बोलेगा वो ट्रीटमेंट देना है। नॉर्मल को क्या ट्रीटमेंट देना है? नॉर्मल जीपी रेशियो। यू अंडरस्टैंड दिस? चलो, तो एक अब इसका रास्ता कैसे? सबसे पहले तो आप बना लो ट्रेडिंग अकाउंट। पिछली ज्यादा बड़ा नहीं, इसको 5 लाइन का बस ड्रॉ करना है बस अभी। हाँ, ओके, लिखे आपने, ड्रॉ किए। अच्छा, इसके बाद इसमें आप 2 लाइन 3 लाइन का स्पेस रखना जीपी रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे बेटा, तो वो कैसे बनेगा बताओ मेरे को? 3 कॉलम रहेंगे। तो उसकी शक्ल ऐसी रहेगी, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। इसको अभी आप बनाओगे 6-7 लाइन का बेटा।
डन, पक्का। ओके, लिखिए बेटा सबने, ड्रॉ किए सबने, शुरू करूं। ओके, सबसे पहले देखो स्टॉक कितना था पिछले साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक 1,47,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक है 159,200, साथ साथ में लिखना। तो टू ओपनिंग स्टॉक 1,47,000। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, इस साल का क्या होगा ओपनिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मेरे साथ कर रहे तो गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक देखो, मैंने थोड़ा सा नीचे स्पेस रहना चाहिए आपका, यहां पे मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, पिछले साल का। इसको आपको लिखना इनर कॉलम। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, वो नहीं पैरा पड़ा उस पर बात करूंगा, इस पर एडजस्टमेंट अभी बस ऐसा इसको इनर कॉलम में लिख लो। अब इसको ओपनिंग वहां पे मत लिखना, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद जो फिगर आएंगी वो उधर ओपनिंग लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद बेटा परचेज दिया आपको इस साल का 7,96,000, 7,96,000 टू परचेज। ओके, उसके बाद क्या दिया बेटा, सेल्स दिया है 9,74,000, यहां से फिगर ले रहा हूं ना, 9,70,000 सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, 9,74,000, 9,74,000 बाय सेल्स। ओके, उसके बाद हम लोगों को जो परचेज दिया बेटा वो कौन सा परचेज है बताइए आप मेरे को। 3,24,000 किस साल का परचेज है, इस साल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपको एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन आया तो इस तरीके से बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। हमेशा ख्याल रखना बेटा कि जब आप फिगर लिखोगे सबसे पहले आप टोटल कॉलम पे लिखोगे। कहां पे लिखोगे, टोटल। उसके बाद एबनॉर्मल, और जो बचा हुआ रहेगा वो किस में आएगा, नॉर्मल में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल के बारे में बात करता है और टोटल, तो टोटल में से एबनॉर्मल हटाना कहां आ जाएगा, नॉर्मल। तो उल्टा चलना है, तो एक आध क्वेश्चन में से लिख भी लो ऊपर कि सर ने बोले थे पहले टोटल लिखना, फिर एबनॉर्मल लिखना, फिर क्या लिखना बेटा, नॉर्मल। ओके, ये चीज क्या रखना आपने, ऐसा एग्जाम में मत लिख के आना फर्स्ट सेकंड, ठीक है, समझाने लिखा आपको, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का स्पेस रखना ऊपर, ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद लिखना नीचे टू परचेज। अब परचेज कितना दिया बेटा इसने यहाँ पे 3,24,000, तो बेटा परचेज में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन याद रखना पैटर्न ऐसा होगा 3,24,000 कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, तो सारा का सारा क्या होगा, नॉर्मल। समझे आप ऐसा, ओके बेटा। अब सेल्स की फिगर वहां पे दी हुई हमको, कितना दिया सेल्स की फिगर उसने हमको 4,62,400, तो मैंने बोला सर यहां पे सेल्स लिखता हूं मैं 4 लाख, बोलो 62,400, 4,62,400, ठीक है। अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन में, अच्छा मैं वहीं से पढ़ता हूं आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा, अच्छा मैंने यहां पे देखो अभी तक कि नॉर्मल में नहीं लिखा उसको, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एबनॉर्मल में सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स हुआ है, तो वो फिगर पता चलेगा, तो खुद ब खुद मेरे को क्या पता चलेगा, नॉर्मल। अब बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना बेटा, ये जो पैरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना एक एक का मीनिंग आप, ठीक है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2015, मतलब कब की बात कर रहा है, पिछले साल के आखिरी दिन की बात कर रहा है वो, कि जब वो स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे पिछले साल आखिरी दिन, मतलब कौन सा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, जब वो वैल्यू कर रहे थे तो 4,600 हैड बीन रिटर्न ऑफ, एंड अच्छा अभी रिटर्न बुक रैंक क्या रखना है, रिटर्न ऑफ करना मतलब उसको कम किए थे, रिटर्न ऑफ ऑन सर्टेन स्टॉक विच वॉज अ पुअर सेलिंग लाइन। पुअर सेलिंग लाइन कुछ है ना जो स्मूथली नहीं बिकते, तो आप क्या करते हो, कम कीमत पे उसको बेचते हो, विच वॉज अ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट ऑफ ₹13,800। अभी आगे का मैं नहीं पढ़ रहा बेटा, इतना ही पढ़ा मैंने। तो ऐसा 13,800 का पुअर सेलिंग लाइन था। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब बेटा जो फ्रीली नहीं बिकता है ना, उसका उतना डिमांड नहीं है, तो वो एबनॉर्मल आइटम है, नॉर्मल जीपी रेशियो में बिकता
नहीं है। तो हमने क्या किया, अभी इतना पढ़ा नहीं बेटा, इतना ही पढ़ रहा हूं। वो टोटल कितना था पिछले साल के आखिरी में? 13,800। लेकिन मैंने बेटा उसको 4,600 रुपए क्या करा, कम पे लिखा था। अब 4,600 रुपए मैंने उसको कम पे लिखा था, तो मैंने 13,800 का था, लेकिन रिटर्न ऑफ करना मतलब क्या करना, कम करना, उतने से कम किया था 4,600। यहां ध्यान देंगे बेटा सब, 4,600 से कम किया था। तो बेटा 4,600 से मैंने जब कम किया था, मतलब ये जो काम है, ये जो स्टॉक है हमारा, मैंने जो यहां पे लिखा, इसमें वो 4,600 नहीं है। क्यों नहीं है बोलो, ये सबसे ट्रिकी पार्ट, ध्यान से सुनोगे। क्यों नहीं है बोलो बच्चों? रिटर्न ऑफ करना मतलब कम करना, इसमें से कम किया था, तो इसमें से कम किया था, तो फिर आप बोलेंगे दिक्कत क्या, आप क्यों उसको ऐड करूंगा, मैं यहां पे ऐड करूंगा उसको। आप बोलेंगे क्यों ऐड करके यहां पे उसको फुल कॉस्ट पे लाऊंगा, ऐसा क्यों करेंगे आपको बताओ मैं। द लॉजिक इज दैट हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा वाला ग्रॉस प्रॉफिट? नॉर्मल से। तो जो भी हमारे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगा उसको हम एडजस्ट करेंगे। मेरा वर्डिंग ध्यान से सुनना, जो भी हमारे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगा उसको हम एडजस्ट करेंगे। समझ में आया? देखो ये वर्डिंग समझे बेटा, क्योंकि अब वो डिस्टर्ब करेगा, मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि वो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी 2 मिनट बस पेशेंस रखना आपने। ठीक है, लिखो यहां पे आप एड, ठीक है, ऐसे लिखो, एड बैक टू रिस्टोर एट, मैं बोल रहा हूं 13,800 बोलता हूं, तो बस अभी सुनो बस बेटा, टू रिस्टोर एट फुल कॉस्ट। 4,000 कितना था? 600। मैं बोलता हूं ना आपको बेटा, वो आप 13,800 क्या बोल रहे हैं, मैं पता है, आता हूं उस पर। बोलो कितना हो रहा है? 1 लाख तो मेरे को भी पता, उसके बाद 800। ठीक है, अभी यही इसके वो थोड़ा सा एक पैरा बचा हुआ, उसको अपन बाद में बात करते। पहले मेरे को जीपी बताओ कितना आ रहा है। वन 194,800। ओके, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब समझते अपन यहां पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे मैंने निकाला जीपी रेशो। ठीक है बेटा, वक्त नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा जीपी शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, कितना है हमारा? 194,800 डिवाइड बाय सेल्स कितना? 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा? कुछ आ रहा होगा ना? नहीं, $36 किसका आ रहा था? 20%। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात, ठीक है, अच्छे से समझना। वो नेक्स्ट पैरा पे मैं बाद में आ रहा हूं, तो थोड़ा पोर्शन बचा। अब आप इसका लॉजिक सोचना, हमेशा सोचते रहना बेटा कि सर ने ये एड बैक क्यों करे। अब मैं थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके आपको बात कर रहा हूं। पहले तो सिंपल सेंटेंस मेरी बात सुनना, हम जब भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कोई डिस्टर्ब करेगा उसको हम एडजस्ट करें। ये सेंटेंस याद रखना बेटा। तो सर आपने मगर ये एड बैक करे, मुझको एक बात, अगर मैं एड बैक नहीं करता तो पता है आपको क्या आता था? अभी फिगर चेंज करते, तो यहाँ पे स्टॉक कितना आता था बेटा मेरा? 1,59,000। आपने नहीं लिखना है, 1,59,200 लिखता था। यहाँ पे जीपी कितना आता था बोलो? 1,90,200। तो जीपी रेशो आता है 190,200 डिवाइडेड बाय 974। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? 19.5, जितना भी है 19.5%। तो ये आ जाता था। जीपी रेशियो 20 आता था क्या? ये आता था ना फिर, अगर मैं नहीं करता था। पता है आपको इसमें ये जीपी रेशियो सही नहीं होता था। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज का इफेक्ट आ गया। बहुत अच्छे से सोचना बेटा, 2 चीज का पता है कौन सा इफेक्ट आया? एक तो सर जो सेल्स पे प्रॉफिट था वो एक, लेकिन जो स्टॉक की ओरिजिनल कॉस्ट से कम पे लिखे वो भी तो नुकसान है ना।
अगर 10,000 की चीज थी, अरे नहीं बिक रहा यार, 9 पे लिखो इसको, तो आप 9 पे लिखते मतलब आपने 1,000 रुपए का लॉस बुक कर दिया ना। अगर आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में स्टॉक को कम करोगे तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं? तो आपका जो प्रॉफिट था वो 20% था, लेकिन वो स्टॉक का जो नुकसान था वो उसमें एडजस्ट हुआ, इसीलिए 19.5% आता। लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट जो स्टॉक के लॉस पे एडजस्ट करके बोले ना, मेरे को वो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए जो मैं सेल्स पे नॉर्मली कमाता हूं। तो वो कितना है? 20%। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट बेटा? यहां पे तो सिर्फ ये समझे दोनों में फर्क क्या है बेटा आपको। अगर मैं यहां पे 20, ये 19.5% क्यों आया बताओ मेरे को, ये क्यों सही नहीं है बताओ मेरे को? स्टॉक का लॉस आ गया, उसमें स्टॉक का क्या आ गया बेटा? लॉस। लेकिन इसको बनाने का पर्पस हमेशा सोचो, क्यों बना रहे अपन ये? नॉर्मल जीपी कितना है, ठीक है। अभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कभी, सर जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है इसको छोड़ दो, फायर वायर हटाओ यहां से, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बेटा? आपने फाउंडेशन में भी पढ़े होंगे, इन्वेंट्री है वहां पे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, जो 13,800 की चीज थी उसको 4,600 से कम करके लिखा, क्योंकि उसकी एनआरवी कम होंगी तो उसने एनआरवी पे लिखा। तो वहां करे होंगे, मैं कहां कह रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई गलती करे, वहां करे होंगे, लेकिन यहां जब मैं बना रहा हूं तो मैं उसको एड बैक क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि जो चीज बेचा उस पे नॉर्मल जीपी रेशो कितना कमाया। समझ में आया बेटा? ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट एंड 20% इज अ करेक्ट, इसलिए अपन यहां पे एड बैक किए। समझ में आई चीज आपको सबको? चलो अभी भी 6 मिनट है, ठीक है, ओके। अब आइए आप लोग नेक्स्ट इस पे। अब मैं यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले कौन से कॉलम में लिखूं? टोटल कितना? 163,800। बच्चों समझना, ये 163 में 800 में कुछ एबनॉर्मल है क्या? हाँ, कितना एबनॉर्मल है? 13,800, ठीक है। पिछले साल उसे पूरा राइट ऑफ नहीं किया था, कितना किया था? 4,600। तो एड बैक कर दिए, ऐसा थोड़ा सोचना पड़ता है। एड बैक करे तो 163,800 में वो बराबर 13,800 इंक्लूड है, क्योंकि आपने बराबर जितने से कम की तो उसका एड बैक कर दिए। तो इसमें 13,800 कितना है बेटा आपका? एबनॉर्मल। तो बचा हुआ क्या हो गया? नॉर्मल। बताओ कितना हो रहा है? 1,50,000। समझ में आई ये चीज? ओके, अब अपना इतना हो गया बेटा। अब ये थोड़े से अलग लोग हैं, ये अपन नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं और ये थोड़े से एबनॉर्मल। तो जब जीपी रेशियो जो 20% आएगा, यहां पे भी मैं कुछ सेल्स लिखूंगा बच्चों, तो 20% मैंने किस पे लगाना चाहिए? नॉर्मल पे, एबनॉर्मल पे कि टोटल पे? नॉर्मल पे। एबनॉर्मल तो नॉर्मल 20% में बिकता ही नहीं है, तो उनका क्या? उनका बताया ना उसने क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, ठीक है। देखो यहां पे देखो स्क्रीन पे, अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग समझ। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, पोर्शन मतलब इसमें से कोई हिस्सा। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 2016 एट अ लॉस ऑफ ₹500। आपने इसमें से कोई पोर्शन बेचे 500 रुपए के नुकसान पे, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹6,900। अब टोटल कितना एबनॉर्मल गुड्स है बेटा? 13,800। उसमें से कोई पोर्शन जो कि कॉस्ट कितनी थी? 6,900, उसको 500 के नुकसान पे बेचा। तो क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं बेटा कि एबनॉर्मल आइटम जो थे वो टोटल थे 13,800 के, उसमें से मैंने कुछ बेचा, कुछ क्या करा बेटा? बेचा, जिसकी कॉस्ट थी 6,900, मैंने 500 के लॉस पे बेचा। तो मैंने कितने में बेचा? 400। आपको समझ में आया बेटा? मगर 13,800 थे नॉर्मल आइटम, उसमें से 6,900 के बेचे 500 के नुकसान पे, मतलब 6,400 में बेचे, है ना बेटा। अब आप हमको बताइए, एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट है बेटा, अगर 13,800 में से 6,900 के बिके, मतलब बचे हुए कहां पे थे?
स्टॉक में थे, तो 13,800 में से अगर 6,900 के बेचे तो कितने के बचे? वो कोइंसिडेंस से 6,900 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब मेरे को बताइए, जिस दिन आग लगी उस दिन सिर्फ ऐसा नहीं था कि नॉर्मल आइटम में, वहां पे क्या रखा हुआ था? एबनॉर्मल आइटम भी वहां पे रखे हुए थे। समझ में आया? लेकिन अगर ये देखो, ये तो लॉस पे बेचा, अगर मैं सीधा इसका सेल अगर यहाँ पे नहीं देता और एबनॉर्मल का सेल सिर्फ बोलता अगर, तो मैं जीपी 20 लाख आता तो सही होता क्या बेटा? नहीं होता, क्योंकि वो तो चाहे प्रॉफिट छोड़ो, वो तो नुकसान पे बिका है। समझ में आई चीज? तो हमेशा एबनॉर्मल के बारे में अपने को बताएंगा वो क्वेश्चन। आप सबको समझ? अभी कहीं लिखो आप लोग, ये आपके समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, कहीं लिख लेना है। ओके, ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, टाइम नहीं अभी। डन। ओके, अब मेरे को बताओ बेटा, इसमें से एबनॉर्मल सेल कितना हुआ? अब भी लिखे 6,400। 900 की कॉस्ट थी, समझे ना आप? 6,900 की चीज 500 के नुकसान पे बेचे तो 6,400 में बेचे, तो नॉर्मल सेल कितना हुआ? 56,000, है ना? अब मेरे को बताओ, लॉस हुआ ना बेटा, तो लॉस भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको। ओके, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस रहता है, डेबिट में लेते टू ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस है, ठीक है, 500। ठीक है, अब हो गया खत्म क्वेश्चन। अब उतना नहीं, अब ये इतनी चीज समझ में। अब मेरे को बताओ बेटा, यहां पे मैं लगाऊंगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। आप बताओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट 20% आया, कितना आया था अपना? 20%। ये किस पे लगाऊं? 456 पे, है ना, नॉर्मल पे। 4,56,000, उसका कितने परसेंट बच्चों? 20%। कितना आ रहा है? 91,200 टोटल। और यहां पे लिखो बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ओके, बताओ कितना आ रहा है बेटा? दोनों का निकालो। नॉर्मल का बैलेंस कितना है? हाँ, उतना ही आएगा। देखो वहां पे भी अपन ने 6,900 आ रहा था स्टॉक वहां पे। हाँ, नॉर्मल का कितना है? 1,09,200। बेटा टोटल बोल दो। 1,15,000 नहीं, 1,16,100 आ रही। ठीक है, अभी टोटल कर लेना थोड़ा सा, मैं नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूं। समझ में आया आपको? अब लास्ट स्टेटमेंट है, बना लेते, 2 मिनट में हो जाएगा बेटा। ठीक है, डन बेटा। चलो स्लाइड चेंज करो। ओके, अब फट से वो बनाना अपने को यहां पे। तो देखो, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें 2 बना लेना। वहां से आप वहां पे है नॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल। वो था आपका 1,09,200 और 6,900। तो ये
टोटल कितना आया था? 1,16,100। सैलवेज दिया है कोई बेटा? कितना था? 11,600। ठीक है, 11,600। बताओ कितना आ रहा है? 1,04,500। अब अपने को टोटल स्टॉक कितना था बेटा अपना? 1,16,100। ठीक है, अब पॉलिसी कितने की? 1,00,000। तो एवरेज क्लॉज लगेगा क्योंकि कुछ हमारे भरोसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी। चलिए बेटा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जल्दी जल्दी लिखेंगे। मोर देन दी policy amount, therefore more than the policy amount, therefore average clause will apply. Claim average clause, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख। ये आपका फिर स्टॉक 1,00,000 नहीं, स्टॉक 1,16,100, लॉस 1,04,500। कितना आ रहा है बेटा? 90,000। ओके, राउंड ऑफ किए हो क्या? 8.6 से तो 9 कर देना इसको, या 0.6 लिखना बेटा? 8.6 लिखो या 9 करो। ठीक है, डन।